आपका श्री शक्ति क्लासेज में। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम अध्ययन करेंगे कुछ सेलों के बारे में कि सेल है वो कितने प्रकार के होते हैं आपके। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि जो सेलों का संयोजन है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो हम पहले बात करते हैं यहाँ पर विद्युत सेल के प्रकार। विद्युत सेल के प्रकार। तो विद्युत जो सेल होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका प्राथमिक सेल, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक सेल। अब और दूसरा है आपका द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल। अब देखो प्राथमिक सेल क्या होते हैं। प्राथमिक सेल वो होते हैं जो क्या करते हैं, एक बार चार्ज करने के बाद पुनः उनको हम चार्ज है वो नहीं कर सकते हैं। जैसे आपके मतलब कोई भी, जैसे घड़ी के अंदर आप जो बैटरी डालते हो, ठीक है, जो सेल डालते हो, उसको हम क्या वापस चार्ज कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो वो आपका क्या है, वो है आपका प्राथमिक सेल। क्या है, प्राथमिक सेल है। तो अब देखो प्राथमिक सेल की परिभाषा क्या होगी, वे सेल जिन्हें एक बार चार्ज करने के पश्चात उन्हें चार्ज नहीं किया जा सकता है, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। और इसके उदाहरण कौन कौन से हो गए, उदाहरण की बात करें, उदाहरण हो गया आपका डेनियल सेल, ठीक है, ये सेलों के प्रकार होते हैं। लेक्लांसी सेल, ये आपके प्रैक्टिकल होंगे तब आएंगे, या फिर और शुष्क सेल भी ले सकते हो, ठीक है। डेनियल सेल, लेक्लांसी सेल और शुष्क सेल। शुष्क सेल तो कौन सा आ गया, जो आप घड़ियों के अंदर वगैरह डालते हो ना, वो शुष्क सेल होता है, ठीक है। तो ये जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं आपके, इनको क्या करते हैं, केवल एक ही बार चार्ज किया सकता है, मतलब जिनको है वो एक ही बार है काम में लिया जा सकता है, मतलब डिस्चार्ज होने के पश्चात उनको पुनः काम में नहीं लिया जा सकता। वो क्या, कौन से सेल कहलाते हैं, प्राथमिक सेल है वो कहलाते हैं। नॉर्मल सी बात आप ध्यान रखिए। द्वितीयक सेल कौन से होते हैं, द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें एक बार चार्ज करने के पश्चात उन्हें चार्ज कर सकते हैं, क्या कहलाता है, आपके द्वितीयक सेल कहलाते हैं, जिनको हम बार बार मतलब चार्ज हुआ, डिस्चार्ज हुआ, फिर चार्ज किया, जैसे आपकी मोबाइल फोन की बैटरी। तो वो कौन से सेल का प्रकार है, वो है द्वितीयक सेल का प्रकार, ठीक है, द्वितीयक सेल का प्रकार है, चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए बात करें तो सीसा संचायक सेल, ठीक है। और भी बहुत सारे उदाहरण है, ऐसे नहीं है मतलब बहुत सारे उदाहरण होंगे। लिथियम आयन बैटरी, ठीक है, बैटरी जो आपके मोबाइल फोन के अंदर होती है। और भी उदाहरण है। तो जैसे सीसा संचायक सेल हो गया, सारी भी होता है, सारी संचायक सेल भी होता है, ठीक है। लिथियम आयन बैटरी हो गया, और भी बहुत सारी बैटरियों के प्रकार है। तो ये जो सीसा संचायक सेल होते हैं और लिथियम आयन जो बैटरी होते हैं, ये सारी संचायक सेल होते हैं। इनको हम एक बार चार्ज करेंगे और फिर इनको हम क्या कर सकते हैं, पुनः चार्ज कर सकते हैं और मतलब वापस से काम में ले सकते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है सेलों के प्रकार। तो ये आपको ध्यान में रखना था, कल हमारा टॉपिक वो छूट गया था। तो अब हम ये तो हमने देख लिया भाई सेलों के प्रकार कितने होते हैं। कल हम बात कर रहे थे किस के बारे में, बात कर रहे थे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। किसकी परिभाषा है, विद्युत वाहक बल, जिसको हम इसे प्रदर्शित करते हैं, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध के बारे में बात कर रहे थे। तो आज हम उन्हीं का मान निकालेंगे। तो विद्युत वाहक बल देख लेता, असल में विद्युत वाहक बल क्या है, जो विभव की परिभाषा है ना, वही विद्युत वाहक बल की परिभाषा, बस थोड़ा सा अंतर करना है वहां पर, ठीक है। वहां पर टर्मिनल लेके आने, वहां पर आपको इलेक्ट्रोड वगैरह लेकर आने हैं, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध भी क्या है, वही आंतरिक प्रतिरोध है जो प्रतिरोध की परिभाषा, बस थोड़ा सा परिवर्तन है वहां पर। जो सेल के अंदर जो बाधा आती है उसी को हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। टर्मिनल वोल्टता क्या होती है, टर्मिनल वोल्टता की हमने परिभाषा देख ली थी कि भाई बाह्य परिपथ के अंदर जो भी मतलब आवेश को ले जाने में कार्य करना है, भाई अंदर तो जो कार्य होगा वो तो आपका विद्युत वाहक बल करेगा, लेकिन बाह्य परिपथ के अंदर जो कार्य होगा उसी को हम क्या कहते हैं, जो मतलब वहां पर कार्य लगेगा उसी को हम टर्मिनल वोल्टता कहते हैं, ठीक है। या बाह्य परिपथ में जो काम आने वाली जो ऊर्जा होती है, वो कार्य होता है, उसी को हम टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। अब इनके फॉर्मूले कैसे निकालेंगे, तो उसी के लिए देखो हम एक परिपथ लेते हैं जिसमें लगाते हैं हम एक प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध, ठीक है। क्या लगाते हैं, एक बाह्य प्रतिरोध, इसको जोड़ देते हैं एक विद्युत सेल से। अब विद्युत सेल से जोड़ेंगे तो हमारे को ये एक विद्युत सेल है
इसका मान लेते हैं विद्युत वाहक बल कितना है, ई है, ठीक है। अब इसका हमारे को क्या क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध भी तो लिखना पड़ेगा ना, तो ये आंतरिक प्रतिरोध कर दिया, ठीक है। यहाँ पर एक कुंजी वगैरह लगा दो, यहाँ पर कुंजी लगा देते हैं, ठीक है। इस सेल को क्या करना है आपको, इस प्रकार से बंद करना है, ताकि ये मतलब ऐसे न लगे कि ये प्रतिरोध है वो बाह्य प्रतिरोध है। इसका प्रतिरोध मान लेते हैं क्या है, स्मॉल आर है, क्या है, स्मॉल आर है। मान लेते हैं इसमें से धारा प्रवाहित, अगर कुंजी को बंद कर दिया, ठीक है, कुंजी को बंद कर दिया, खुला कर देंगे तो फिर चालू नहीं होगी, ठीक है। कुंजी को बंद करना है आपको, देखो ये ध्यान रखना, कुंजी को बंद किया, बंद करने का मतलब समझ रहे हो ना, कि हमने यहाँ पर जो भी तांबे का था उसको यहाँ पर लगा दिया, बंद कर दिया, तब यहाँ पर धारा प्रवाहित होगी। ये डोर लगा दी, धारा प्रवाहित होगी, ये कुंजी होती, डोर लगेगा तो धारा प्रवाहित होगी, डोर नहीं है तो मतलब धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये भी इंपॉर्टेंट बात है जो आपके ध्यान में रखनी है। अब यहाँ से जैसी धारा प्रवाहित होगी, यहाँ पर प्लस से भी चलेगी माइनस की ओर, इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो आर है मतलब बाह्य प्रतिरोध है, इस बाह्य प्रतिरोध के हम समांतर क्रम में लगा देते हैं एक वोल्ट मीटर, ताकि हमारे को भी वो पता चल जाए कि यहाँ पर जो टर्मिनल वोल्टता है वो कितनी हमारी होगी। ये क्या है, आपकी टर्मिनल वोल्टता, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा है, ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, टर्मिनल वोल्टता को मापेगा, ठीक है। क्योंकि असल में होगा क्या कि यहाँ पर जो सेल है, सेल में से बाहर आपका जो विभव है वो ई नहीं निकलेगा, वो कितना लेगा, वो वी निकलेगा। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता, तो बताओ टर्मिनल वोल्टता कितनी आएगी, V बराबर क्या आएगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, सेल का विद्युत वाहक बल कितना था, E था, सेल का विद्युत वाहक बल कितना था, E था। अब यहाँ पर E में से कुछ है विद्युत वाहक बल है, कुछ विद्युत वाहक बल है, यहाँ पर खपत हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध के कारण, सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण यहाँ पर कुछ मात्रा में क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल खपत हो जाएगा। कितनी मात्रा में खपत होगा, तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल देख लेते हैं कितना है, तो यहाँ पर यह विभव देख लेते हैं भाई, इसका प्रतिरोध आर है और इसमें से अगर धारा आई प्रवाहित हो रही है तो हम इसका जो विद्युत वाहक बल है वो चेक कर सकते हैं, कितना हो गया विद्युत वाहक बल, आई आर हो गया, हो गया यहाँ पर, ठीक है। आई आर यहाँ पर विद्युत वाहक बल हो गया, तो हमारे को बाहर कितना मिलेगा, ई में से कुछ घट गया, ई में से इतना वोल्टेज कुछ घट गया। आप इसको कुछ और भी मान सकते हो भाई, वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है ना, तो बस हमने यहाँ पर सीधा लिख दिया कि वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई आर लिख सकते हैं यहाँ पर, वी बराबर आई आर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा था स्मॉल आर था, स्मॉल आर लिख दिया। अब यहाँ पर आप वी तो दे नहीं सकते, यहाँ पर इसको वोल्टेज को हमने वी तो टर्मिनल वोल्ट दो, आप इसको वी डैश दे दो तो इसका वोल्टेज हो गया वी डैश, तो आप क्या बोलोगे, ई में से वी डैश तो मतलब चला गया ना, तो वी डैश बोल दो चाहे आप आई आर बोल दो, एक बात है। अब यहाँ पर आपको बाहर क्या मिलेगी, बाहर मिलेगी आपको टर्मिनल वोल्टता, ना कि विद्युत वाहक बल मिलेगा, क्योंकि विद्युत वाहक बल में से ईएमएफ में से कुछ मात्रा में वोल्टेज है वो ड्रॉप हो चुका है, विभव का पतन हो चुका है आंतरिक पतन के आंतरिक प्रतिरोध के कारण। तो V बराबर आएगा E माइनस का आई आर, E माइनस का आई आर, ये आ गया आपकी टर्मिनल वोल्टता, ठीक है। टर्मिनल वोल्टता आपने यहाँ पर ऐसे निकाल, टर्मिनल वोल्टता का फॉर्मूला आ गया, V बराबर क्या लिख दोगे, E माइनस क्या कर दोगे, आई आर। मतलब आपको जब भी टर्मिनल वोल्टता चाहिए तो आप क्या करोगे, जो विद्युत वाहक बल है और माइनस कर दोगे आंतरिक प्रतिरोध के कारण जो विद्युत वाहक बल मतलब है उसको माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, टर्मिनल वोल्टता मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब ये पता कैसे चला, किस प्रकार से फॉर्मूला निकाला, फॉर्मूला कैसे निकाला कि जब ये परिपथ बनाया गया, एक तार लिया गया, ठीक है, फिर उसको सेल से जोड़ा गया, एक प्रतिरोध लगा दिया, एक वोल्टमीटर लगा दिया। अब यहाँ पर जब देखा भाई बैटरी का विभव तो हमारे को ध्यान में रखना पड़ेगा। मान लेते हैं हमने बैटरी का विभव कल भी मैंने उदाहरण बताया था 5 वोल्ट दिया, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर वोल्टमीटर है उसमें बता रहा है यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है, 4 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब फिर 1 वोल्ट कहां पर चला गया, तो 1 वोल्ट खपत हो गया इस आंतरिक प्रतिरोध में, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भाई V किसके बराबर है, V है आपका 5 माइनस यहाँ पर 1, मतलब V बराबर E माइनस का क्या हो गया आपका IR हो गया। तो इस प्रकार से हमने टर्मिनल वोल्टता निकाला। अब आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकलेगा, तो उसके लिए देखो यहाँ पर देखो इसको E को इस साइड में या फिर IR को इस साइड में लाओ, V को साइड में लेके जाओ, तो यहाँ पर IR बराबर क्या हो जाएगा E, भाई आप इसको इस साइड में लेके गए, V को साइड में लेके गए, E माइनस का V। अब यहाँ पर देखो स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल r बराबर हो जाएगा E माइनस का V बटा I। अब यहाँ पर आपको पता है कि V बराबर क्या होता है, IR उनके नियम से पता है ना, V बराबर क्या होता है IR, यहाँ पर I बराबर क्या हो जाएगा V बटा R। तो यहाँ से R बराबर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा E माइनस का V बटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा V बराबर सॉरी I का मान रखना है तो V बटा R बराबर I। अब यहाँ पर रख दो V बटा R रख दो, तो यहाँ पर जब I की जगह रखोगे V बटा ऊपर क्या आ जाएगा आपका R आ जाएगा, और ये आपके क्या आ गया आंतरिक प्रतिरोध आ गया। R बराबर E माइनस का V बटा V इंटू R। मतलब जब भी आपको आंतरिक प्रतिरोध निकालना है तो आप क्या करोगे, वहां पर विद्युत वाहक बल लिखोगे, फिर माइनस कर दोगे, क्या माइनस कर दोगे आप टर्मिनल वोल्टता बटा नीचे लिखोगे टर्मिनल वोल्टता इंटू R। इन सब का है वो कौन है, ये सारे फॉर्मूला किसके फॉर्मूले की वजह से आए, इस फॉर्मूले की वजह से आए। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, रटने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। याद नहीं रहता कोई जरूरी नहीं है, आपको ध्यान में रखना है कि आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे कैसे, ठीक है। तरीका पता होना चाहिए, निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है।
ठीक है भाई, आपको जब ये पता होगा कि कोई भी वस्तु है उसको जोड़ते कैसे, जोड़ बाकी मान लो कैसे जोड़ते हैं, अगर जोड़ना आ गया तो आप फिर तो जोड़ ही सकते हो ना वहां पर। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अगर आपको पता होगा कि कैसे निकालना है तो फिर आप आसानी से निकाल सकते हो, बस आपको यहाँ पर चेंज करना है, थोड़ा बहुत इधर उधर करना है, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंतरिक प्रतिरोध। अब कौन बच गया बताओ, टर्मिनल वोल्टता आ गई, आंतरिक प्रतिरोध आ गया, अब बच गया हमारा विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल कैसे निकालेंगे, देखो ये ईएमएफ विद्युत वाहक बल, या फिर बोल सकते हो इसको ईएमएफ विद्युत वाहक बल, ईएमएफ कैसे निकालेंगे। तो देखो जो विद्युत वाहक बल है ई ए, वो किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, कैसे लिखोगे। अब देखो फिर इसको एक उदाहरण समझते हैं। आपने दिया विद्युत वाहक बल कितना, 5 वोल्ट, कितना विद्युत वाहक बल दिया आपने, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट दिया, बाहर टर्मिनल वोल्ट था कितनी मिली आपको, 4 वोल्ट, इसका मतलब 1 वोल्ट क्या हो गया यहाँ पर खपत हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि जो 5 वोल्ट दिया वो एक तो 4 वोल्ट में बदला और एक 1 वोल्ट में बदला, ऐसा लिखूंगा ना। तो 5 वोल्ट क्या आपका ई है, तो अगर मेरे को विद्युत वाहक बल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 4 + 1, 4 + 1 करने वाला 4 क्या है टर्मिनल वोल्ट था, और 1 क्या है, 1 है आंतरिक प्रतिरोध, मतलब आंतरिक प्रतिरोध का विभव है ना यहाँ पर। इसका मतलब मैं अगर मेरे को विद्युत वाहक बल चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, वहां पर यहाँ पर लिखूंगा मैं टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता, या फिर मैं लिख सकता हूं इसको बाह्य पतन, बाह्य विभव पतन, बाह्य विभव पतन, मतलब ये इसने इस प्रतिरोध ने कितना, इस बाह्य प्रतिरोध ने कितने विभव का पतन किया, 4 वोल्ट का पतन किया, ठीक है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, या टर्मिनल वोल्टता लिख सकता हूं, या लिख सकता हूं बाह्य विभव पतन, ठीक है, पतन हुआ विभव का। तो अब देखो प्लस प्लस ही करूंगा ना भाई, 5 का बाई 4 + 1 करूंगा तब ये आएगा ना 5। अब यहाँ पर देखो टर्मिनल वोल्टता प्लस, प्लस किसको करूं, प्लस से यहाँ पर देखो 1 वोल्ट, अब 1 वोल्ट क्या आंतरिक प्रतिरोध है, क्या आंतरिक प्रतिरोध तो ओम में होता है, वोल्ट में थोड़ी होता है। इसका मतलब यहाँ का वोल्ट चाहिए, यहाँ का वोल्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, आंतरिक मतलब वोल्टता, आंतरिक सॉरी यहाँ पर ऐसे सीधा लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं कौन ये आपका है ना अंदर वाला ना, तो आंतरिक विभव पतन, आंतरिक विभव पतन, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपकी टर्मिनल वोल्टता क्या आ जाएगी, ई बराबर है टर्मिनल वोल्टता क्या है, टर्मिनल वोल्टता है वी, और प्लस आंतरिक विभव पतन क्या है, आंतरिक विभव पतन है आई आर। देख लो इसी को तो हमने बस किया है, यहाँ पर ये ई बराबर क्या हो जाए माइनस आई आर, इस साइड में आ गया, तो ये तो सेम टू सेम आया, कोई कंफ्यूजन थोड़ी है इसके अंदर, ठीक है। तो मतलब ये अगर पता होगा ना तो आप आसानी से निकाल सकते हो कि विद्युत वाहक बल क्या होगा, टर्मिनल वोल्टता क्या होगी, आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, इस फॉर्मूले से, ठीक है। इस फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है, पता हो जाना चाहिए, बिल्कुल आसान है भाई। वी बार टर्मिनल वोल्टता कैसे मिलेगी, ई में से ये जो अंदर आंतरिक प्रतिरोध का जो विभव पतन हुआ है वो आप यहाँ पर घटा दो तो आपको टर्मिनल वोल्टता है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपकी टर्मिनल वोल्टता, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध। इसके बारे में आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम ज्ञात करते हैं मतलब जो विद्युत सेल है उनका संयोजन, तो विद्युत सेलों का संयोजन, विद्युत सेलों का संयोजन। तो विद्युत सेलों का जो संयोजन है वो 2 प्रकार से करते हैं। पहला होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन, सेम जैसे प्रतिरोध करते हैं वैसे इसका करते हैं। दूसरा होता है आपका समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। तो हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, सीधी सी बात है किसके बारे में पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। तो पहले उसी को लिखते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। अब जो सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन है वो भी आपका कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला जो होता है इसके अंदर, पहला होता है जब सेलों के विद्युत वाहक बल वे आंतरिक प्रतिरोध समान हो, ये से ऐड किया है, ठीक है। जैसे हमें प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध जोड़ दी इस प्रकार से, तो
तो यहाँ पर अगर हमने दो कंडीशन बना ली, वहां पर तो हम क्या बोलते हैं, R1 इसका प्रतिरोध, इसका R2 इसका R3 हो गया। अब हमने यहाँ पर कंडीशन क्या बना ली कि जब सारे प्रतिरोध समान हो, और एक बार बोल दिया कि जब सारे प्रतिरोध समान हो, तब हम कैसे कैसे वो निकालेंगे। बिल्कुल आसान है, अच्छे से आपको समझना है, कोई भी डाउट है वो आपके नहीं रहेगा। तो ये हो गया आपका, जब सेलों के विद्युत वाहक बल व आंतरिक प्रतिरोध क्या हो, समान हो, तब यहाँ पर है वो श्रेणीक्रम संयोजन किस प्रकार से करेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं। देखो, तो मान लो परिपथ आपका कुछ इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, किसे बनाना है। अब एक सेल तो होगा नहीं, तो हम यहाँ पर देखो क्या करेंगे, सेल बनाएंगे। तो ये आपका पहला सेल, इसका ये आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध हो गया। अब यहाँ पर दूसरा सेल और फिर उसका आंतरिक प्रतिरोध, क्योंकि हमारे को दो या दो से अधिक सेलों का कर रहे हैं हम संयोजन, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेल जोड़ा, दूसरा सेल जोड़ा, तीसरा सेल जोड़ेंगे। तो इसमें आप क्रम क्या देख लो, जैसे वहां पर बोलते हैं पहले सेल का दूसरा सिरा, दूसरे सेल मतलब दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, ऐसे बोलते हैं, जोड़ते हैं। तो फिर वहां पर क्या, अभी मैं यहाँ पर क्या लगाऊं, बैटरी लगाऊंगा, यहाँ पर बैटरी लगाऊंगा, बैटरी थोड़ा लगाऊंगा, ऊपर तो सेल लग चुके हैं, ठीक है। हमें सेलों का संयोजन करना है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा आपका प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध, क्योंकि बाह्य प्रतिरोध के बिना आप क्या नहीं करोगे, जब तक आप प्रतिरोध जोड़ोगे नहीं तब तक आप वो किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो कि आपकी टर्मिनल वोल्टता कितनी होगी। क्योंकि जब तक आप तार यहाँ पर नहीं जोड़े, मतलब जो मतलब यहाँ पर बाह्य प्रतिरोध नहीं लगाओगे, तब तक आपको टर्मिनल वोल्टता नहीं मिलेगी। टर्मिनल वोल्टता नहीं मिलेगी तो आपको सेलों का संयोजन पता नहीं चलेगा, या फिर आपके काम भी क्या आएगा वो चीज, ठीक है। आपने यहाँ पर बाह्य प्रतिरोध, अब प्रतिरोध आप कोई सा भी लगा, प्रतिरोध मतलब कोई भी उपकरण भी हो सकता है, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ये प्रतिरोध है तो प्रतिरोध केवल मतलब मारक बाधा उत्पन्न करे। प्रतिरोध के मतलब आप कोई भी एक उपकरण लगाओगे, ठीक है। हीटर लगाया आपने, ठीक है, हीटर लगाया तो वो भी क्या है, हीटर भी तो क्या कर रहा है, यहाँ पर ऊर्जा ही तो ले रहा है, यहाँ पर वोल्टेज ही ले रहा है ना। कोई भी मान लो आपने कोई भी मोबाइल फोन का चार्जर लगा दिया, तब भी वो भी क्या कर रहा है, एक प्रतिरोध का कर रहा है, भाई धारा जो जा रही है उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस तो कर रहा है ना, वो कुछ ना कुछ वोल्टेज तो ले रहा है ना यहाँ पर। तो प्रतिरोध का मतलब कोई सी भी उपकरण है, विद्युत उपकरण है वो, ठीक है। अब हमने क्या यहाँ पर सेल लगाए, अब इसको आप वैसे उल्टा कर दो, आर को ऊपर भेज दो तो आपको अच्छा लगेगा ना, लेकिन हमारे को संयोजन करना तो हम ऊपर वाले लगते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर बैटरी नहीं लगानी, ये भी ध्यान में रखना है, गलती कर देते हैं यहाँ पर बैटरी, भाई बैटरी होता है हम संयोजन कर रहे हैं, बैटरी मतलब सेलों का तो हम संयोजन कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसको ध्यान रखना है। अब हमारे को क्या बोला गया, जब सेलों के विद्युत वाहक बल व आंतरिक प्रतिरोध समान हो, इसका विद्युत वाहक बल भी E, इसका भी E, इसका भी E, ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं इस प्रकार से बहुत सारे सेल है, ठीक है, एक दो नहीं, मान लेते हैं ऐसे करते करते आपके बहुत सारे सेल है। अब यहाँ पर इसका भी इसका भी इसका भी इसका आंतरिक प्रतिरोध भी आर और इस प्रकार से हो गया, ठीक है। अब हमारे को क्या करना है, इनका क्या करना है, संयोजन करना है। पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं कि कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा। विद्युत वाहक बल, एक मैंने पीछे वाला जो टॉपिक पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, विद्युत वाहक बल किस पर पढ़ाया था, E बराबर बाह्य पर मतलब विभवपतन प्लस आंतरिक विभवपतन, तो E बराबर आया था V प्लस IR आया था ना। अब यहां से आप क्या लिख सकते हो, अगर आपको I का मान निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, देखो धारा किसके बराबर आएगी, देखो उसके लिए देखो I बराबर, सॉरी पहले ऐसे लिख लेता हूं, इसको V को हम लिखते हैं, V को लिखते हैं भाई ओम के नियम से, V बराबर IR, V बराबर क्या होता है IR, ओम के नियम से लिख सकते हैं। यहाँ पर V क्या टर्मिनल वोल्ट था, इसलिए हमने कैपिटल R ले लिया। अब यहाँ पर E बराबर लिख लिया IR प्लस IR, अब यहाँ पर I कॉमन ले लो तो I R प्लस R, और I बराबर यहाँ पर क्या हो गया, ये I बराबर क्या हो गया, R प्लस R नीचे चला गया तो E बटा R प्लस R। अब ये क्या पता चला आपको कि जब भी आपको इस परिपथ की धारा निकालनी है तो आप क्या कर दो, कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध, ये क्या देखो पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध ही था, ये R क्या था, बाह्य प्रतिरोध, और स्मॉल r क्या था, आंतरिक प्रतिरोध। इसका मतलब जब भी आपको परिपथ के अंदर धारा पूछे कि परिपथ के अंदर कितनी धारा बह रही, तो आप क्या कर दो, कुल विद्युत वाहक बल और प्लस सॉरी बटा क्या कर दो आप, कुल आंतरिक और बाह्य प्रतिरोध, ठीक है। उसको अगर आप ऐड कर दोगे कुल या कुल मतलब परिपथ का प्रतिरोध कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, धारा मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारे को वही निकालना है, पहले हमें धाराएं निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल, कितना विद्युत वाहक बल है भाई, यहाँ मान लेते हैं कुल विद्युत वाहक बल हमारा E है, कितना है E है, ठीक है। कितना इसका विद्युत वाहक बल E प्लस इसका विद्युत वाहक बल E प्लस इसका विद्युत वाहक बल E प्लस इसका विद्युत वाहक बल E, ऐसे करते करते कहां तक है, ये मेरे हिसाब से कितना है n तक जा रहा है, n तक जा रहा है ना। अब यहाँ पर अगर इसको जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, कुल विद्युत वाहक बल आपका कितना आएगा, कुल विद्युत वाहक बल आएगा आपका E कितनी बार ई रहा है, n बार ई रहा है, तो आप क्या लिख दोगे, n e,
कितने बार आ रहा है आपका, एन ई बार आ रहा है। ठीक है, तो ये समझ गए ना आप भाई। आप कैसे लिख सकते हो, 2 + 2 + 2 कितना आएगा, ये 6 आएगा। आप इसको क्या लिख सकते हो, एक तो ऐसा लिख सकते हो, इसको और क्या लिख सकते हो, कितनी बार 2 आया, 3 बार, 3 × 2 कर दो, ये भी कितना आएगा 6, ये भी कितना आएगा 6। तो वही तो किया हमने यहाँ पर, जो ई था कितने बार आएगा, ये ई एन बार आएगा, तो हमने क्या कर दिया, एन ई कर दिया यहाँ पर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो यहाँ पर हमारा कुल विद्युत बल आ गया कितना, एन ई आ गया। अब बात करते हैं कुल प्रतिरोध कितना होगा, कुल पहले आंतरिक प्रतिरोध निकाल लेते हैं, कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा देखो, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो कुल, इसको हटा दो यहाँ पर, ठीक है। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध, तो इसका प्रतिरोध कितना है, आर है, प्लस इसका प्रतिरोध कितना है, आर है, प्लस इसका प्रतिरोध कितना है, आर है। ऐसे ऐसे करते करते कहां तक है, कहां तक है, एन तक है। फिर हम यहाँ पर बोल देंगे कि भाई कितने प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध एन आर होगी। वही ऊपर वाली बात सेम होगी यहाँ पर। तो आपको कुल विद्युत वाहक मिल गया और कुल आंतरिक प्रतिरोध मिल गया, कुल परिपथ का प्रतिरोध थोड़ी मिला, ये तो कुल आंतरिक प्रतिरोध मिला है। कुल परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा, कुल आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध, तभी आपको क्या मिलेगा, कुल परिपथ का प्रतिरोध मिलेगा। कुल यहां पर मैं लिख देता हूं, कुल परिपथ प्रतिरोध, ये पूरा परिपथ है, इसका किसके बराबर आएगा, कुल परिपथ प्रतिरोध, वो आएगा आपका कुल आंतरिक प्रतिरोध और प्लस क्या कर दोगे, अगर प्लस कर दोगे आप बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध। तो यहां से आपका कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना है, एन आर, और बाह्य प्रतिरोध कितना है, आर। तो आप यहां पर लिख सकते हो आर प्लस एन आर, ऐसे कर सकते हो। अब यहां पर आपको क्या निकालनी है, धारा निकालनी है। तो धारा कैसे निकलेंगी, यही कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटा क्या है, कुल परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक नाम है मतलब कुल परिपथ का प्रतिरोध लिखना है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर धारा चाहिए, तो धारा क्या लगोगे, आई बराबर क्या लिख दोगे, आई बराबर आप लिख दो कुल विद्युत वाहक बल। आई बराबर क्या होता है, कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल परिपथ का प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल कितना है, एन ई है, बटा कुल परिपथ का प्रतिरोध कितना है, वो है आर प्लस एन आर। ये आ गई आपकी धारा, ये क्या आ गई आपकी धारा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक मतलब पार्ट कर लिया। अब जब हम सारे पार्ट करेंगे तब आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हमने यहाँ पर धारा निकालने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, या फिर ये कुल विद्युत वाहक बल निकालने का मतलब क्या हुआ। जैसे वहां पर जो हम प्रतिरोध जोड़ते थे, तो वहां पर हमारा क्या आता था, प्रतिरोध में हम देखते हैं कि जो प्रतिरोध के बारे में हम अध्ययन करें, प्रतिरोधों का संयोजन, मतलब आपको देखना था अंत में क्या आता था कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस होगा, या फिर 1/R बराबर 1/R1 प्लस R2 होगा। तो यहाँ पर अगर सेलों की बात करें तो सेलों में कौन आएगा, सेलों में आएगा आपका कुल विद्युत वाहक बल और कुल आंतरिक प्रतिरोध। मतलब सेलों के अंदर अगर हमारे को जो विद्युत वाहक बल जोड़ने, सेलों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो फिर विद्युत वाहक बल कैसा आएगा, 1/E1 1/E2 1/E3 आएगा, या फिर सीधा E1 प्लस E2 प्लस E3 आएगा। तो यहाँ पर तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सीधा हमने जोड़ दिया, ठीक है, सीधा जो हम जोड़ सकते हैं। तो फिर हमने यहाँ पर धारा भी निकाल ली, ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो। बाकी इसका जो दूसरा भाग है कि मतलब जब सेलों के विद्युत वाहक बल का आंतरिक प्रतिरोध है वो समान नहीं हो, तब हम कैसे करेंगे, और फिर पढ़ेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन से हमारे को क्या पता चलता है। तो उसके बारे में जो अगला हमारा वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम कवर करेंगे। और तब तक आप इसको अच्छे से वो अध्ययन कर ले ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। अच्छे से समझना है, रटना नहीं है। विद्युत वाहक बल क्या, टर्मिनल वोल्टेज क्या है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है, ठीक है। इनके बारे में अच्छे से आप समझ जाओगे तो फिर कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन है वो आपको नहीं